पुराने जमाने की बात है। किसी नगर में विक्रम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जो बहुत ही सुंदर थीं। विक्रम अपनी बेटियों के सहारे ही अपना जीवन गुजार रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। विक्रम की सबसे छोटी बेटी का नाम काव्या था, जो तीनों बहनों में सबसे अधिक बुद्धिमान और समझदार थी। विक्रम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को उनकी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वो उनकी हर इच्छा पूरी करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब विक्रम की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए स्वयं खाना बनाने लगी थी। जब विक्रम व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देतीं। उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी, जिसकी 15 वर्ष की एक बेटी थी, जिसका नाम रतन था। उस विधवा, जिसका नाम माया था, उसकी आदत थी कि वो हर घर में कुछ न कुछ मांगने चली जाती थी। जब विक्रम की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती, तो माया अक्सर उसी समय उनके घर राख मांगने के लिए आ जाती। लेकिन विक्रम की सबसे छोटी बेटी काव्या को वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वो औरत उनके घर आती, तो काव्या अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोनों बड़ी बहनें काव्या को समझाती, देखो, ये विधवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से राख ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? काव्या उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन फिर कहती, देख लेना, ये औरत एक न एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। माया रोज उनके घर से राख लेने आती और मौका पाकर विक्रम के खाने में उसे मिला देती। विक्रम ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि शायद उसकी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था और ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन विक्रम ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक मेरे खाने को क्यों खराब करने लगी हैं? जब बेटियां खाना बनाने लगी तो वो छुपकर उन्हें देखने लगा। बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, मंझली बेटी सब्जी बना रही थी और सबसे छोटी बेटी काव्या बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। विक्रम परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही विधवा माया उनके घर राख लेने आई थी और उसकी छोटी बेटी काव्या उससे बहस कर रही थी। वहीं दूसरी बहनें काव्या को समझा रही थी, कोई बात नहीं काव्या, ये विधवा औरत है, इसे राख लेने दो। लेकिन उस माया ने राख लेने के बहाने नजरें बचाकर विक्रम के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। ये देखकर विक्रम को बहुत क्रोध आया। अगले दिन विक्रम ने माया को अपने घर बुलाया और क्रोध में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह औरत बड़े नाटकीय अंदाज में विक्रम के पास आई और उसे फुसलाते हुए कहने लगी, अरे, मैं तो ये देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्रेम करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं? लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करने वाले। तुमने तो मेरी चाल तुरंत पकड़ ली। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते हो। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। विक्रम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों और नाटक पर विश्वास कर बैठा, क्योंकि माया दिखने में सुंदर थी। उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसने कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की अनुमति के बिना माया से विवाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद माया विक्रम की तीनों बेटियों से बहुत घृणा करने लगी। वो चाहती थी कि किसी तरह विक्रम की बेटियां इस घर से निकल जाए। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए कई तरह की योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। वो सोचती थी कि यदि बेटियां घर से चली जाएंगी तो वो और उसकी अपनी बेटी रतन आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही विक्रम का पूरा ध्यान केवल उसकी और उसकी बेटी पर रहेगा। उसकी बेटी रतन हमेशा कीमती वस्त्र पहनकर घूमती थी, जिससे वो आधुनिक लगती थी। लेकिन सौतेली माँ माया ने विक्रम की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वो उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी अन्य आवश्यकताओं को भी कम कर दिया। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थीं, तो काव्या अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा मन प्रसन्न हो जाए। फिर तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में पहुंची। वहां एक घने पेड़ के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी मां को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक महात्मा का गुजरना हुआ। काव्या भूमि पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, हम पीड़ित बहनें हैं और बहुत दुखी हैं।
आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना अन्याय कर रही है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। वो महात्मा पास ही खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे काव्या के पास जाकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस पेड़ के नीचे रोज आती हो। तुम्हें क्या दुख है, बताओ। काव्या ने रोते हुए उन महात्मा को पूरा घटनाक्रम सुना दिया। उनकी बातें सुनकर संत को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी कुटिया है। मेरी कुटिया के बाहर एक सेब का पेड़ लगा है जिस पर पके हुए सेब लगे हैं। तुम जाओ और उस पेड़ से जितने चाहो सेब तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां प्रसन्नता से उस कुटिया के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि पेड़ पर बहुत सुंदर और रसीले सेब लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक सेब तोड़ा और बैठकर आनंद से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने महात्मा जी का आभार व्यक्त किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और सेब खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने घर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब सौतेली माँ माया सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, उनसे इतना काम करवाती हूँ, उन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मेरी बेटी रतन, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, वो इनके आगे बदसूरत लगती है। अगले दिन जब वे लड़कियां जंगल की तरफ गईं तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी रतन को उनका पीछा करने भेज दिया। जब तीनों लड़कियां सेब तोड़कर खा रही थीं तो काव्या ने अपनी सौतेली बहन रतन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहां से भगा देती हूं। अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। लेकिन बड़ी बहनों ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। फिर उन्होंने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक सेब दे दिया। मगर रतन ने सेब नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक पेड़ से सेब तोड़कर खा लेती हैं। उसी पेड़ के पास एक महात्मा भी साधना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर माया को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को सेब खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो इसी सोच में गुस्से में बैठी रही। शाम को जब विक्रम काम से घर वापस आया और अपनी बीवी को परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो। वह बोली, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। विक्रम ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा। वह तुरंत बोली, जंगल में एक सेब का पेड़ है जिस पर लाल लाल सेब लगे हैं। अगर तुम उस पेड़ को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबालकर दवा बना लो, फिर मेरे माथे पर लगा दो तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। विक्रम ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और पैसे देकर कहा, जंगल में एक सेब का पेड़ है, उसे जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों में वे आदमी पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें विक्रम के पास ले आए। विक्रम ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर लगा दी। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम मिल रहा है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि सेब का पेड़ किसी ने जड़ से उखाड़ दिया था। ये देखकर वे बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगे। तभी वे तीनों वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज़ सुनकर महात्मा जी अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोले, बेटियों, इसमें रोने की क्या बात है, भगवान तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देंगे। चिंता मत करो, मेरे पास एक गाय है जो सुबह शाम दूध देती है। तुम तीनों बहनें उस गाय का दूध पीकर अपना पेट भर लिया करना। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, ये लो, जितना मर्जी हो दूध पियो। ये सब देखकर लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने महात्मा जी का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद ये उनका रोज का काम हो गया कि वे गाय के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध निकालकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ माया फिर से उनकी सेहत देखकर हैरान थी। फिर उसने रतन को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से सेब के पेड़ का नामो निशान मिटवा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, फिर भी ये इतनी तंदुरुस्त कैसे हैं। जाओ, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। रतन फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो काव्या ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा पाया। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो, यह लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। जल्दी उठो और इसे यहां से भेजो।
वरना ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन काव्या की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? काव्या ये सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर गाय और दूध वाली पूरी बात बता दी। माया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक महात्मा की झोपड़ी और गाय है। तुम्हें उस झोपड़ी को गिराना है और उस गाय को वहां से कहीं दूर भगा देना है, जहां से वो लौटकर वापस ना आ सके। कुछ ही देर में वे लोग उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। अब वो औरत बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो गाय है और ना ही संत की झोपड़ी। ये देखकर वे पहाड़ जैसा दुख महसूस करने लगी। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वो फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब विक्रम घर आया तो अपनी पत्नी को बीमार देखकर बहुत दुखी हो गया। उदास मन के साथ अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूं। ये सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां भगवान की मूर्ति के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर विक्रम का दिल कांप गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, बेटियों, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। तीनों बेटियों को भूखा देखकर उसने बाजार से खाने का कुछ सामान लिया। फिर वो अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वे एक पेड़ के नीचे सो गई। विक्रम ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से चला गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम उसकी बेटियां जिंदा तो रहेंगी। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। माया खुश हो गई कि विक्रम ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि उनका पिता उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने पिता को पुकारने लगी और रोने लगी। दोस्तों, संयोग से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे, आर्यन, समीर और राहुल। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो आर्यन, जो कि मोहन के स्थान पर है, कहने लगा, दोस्तों, मुझे लगता है यहां कोई मुसीबत में है। फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। आर्यन आगे बढ़ा और उनसे पूछने लगा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? फिर काव्या ने आर्यन को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। उन्होंने उन लड़कियों से शादी कर ली। काव्या की शादी आर्यन के साथ हो गई। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगी। 1 साल के बाद काव्या के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने आदित्य रखा। एक दिन आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है। वो अकेला ही जंगल चला गया, लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और आर्यन वापस नहीं आया। समीर और राहुल भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। अब उन तीनों बहनों पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन काव्या अपने बेटे आदित्य को सुला रही थी कि किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई। एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा था। असल में वो भिखारी एक दुष्ट जादूगर था। जब काव्या खाना बना रही थी तो उस जादूगर ने उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। काव्या के मना करने पर उसने अपने जादू से काव्या को बकरी बना दिया और अपने साथ ले गया। समय गुजरता गया और अब काव्या को गुम हुए 15 साल हो चुके थे। आदित्य अब जवान हो चुका था। जब उसे अपनी माँ की सच्चाई पता चली तो वो अपने माता पिता को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ा। खोजते खोजते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों की थी। वहां उसे वही वृद्ध संत मिले जिनकी झोपड़ी माया ने गिरवाई थी। संत ने बताया कि यहां एक शक्तिशाली जादूगर रहता है जिसने कई लोगों को पत्थर बना दिया है। आदित्य समझ गया कि वही पत्थर उसके पिता और उनके दोस्त हैं और बंदी बनाई गई स्त्री उसकी मां है। आदित्य ने अपनी पहचान छिपाकर जादूगर से मेलजोल बढ़ाया।
जादूगर ने उसे नेक समझकर उसे अपनी बंदी काव्या के पास संदेश भेजने के लिए चुना। आदित्य ने अपनी पहचान बताने के लिए वही पीतल का सिक्का फूलों के गुलदस्ते में छिपा दिया जो उसके पिता ने उसके जन्म पर बनवाया था। काव्या ने उस सिक्के को पहचान लिया और माँ बेटे एक हो गए। काव्या ने आदित्य के कहने पर जादूगर से विवाह का नाटक किया और उसकी शक्तियों का रहस्य जान लिया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो जंगल के बीच एक पिंजरे में सुरक्षित रखा है। आदित्य ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस तोते को हासिल कर लिया। जब वो तोता लेकर जादूगर के सामने आया तो जादूगर गिड़गिड़ाने लगा। आदित्य ने पहले जादूगर से सभी बंदियों को मुक्त करवाया, जिससे आर्यन, समीर, राहुल और अन्य सभी पत्थर से फिर इंसान बन गए। फिर उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर का अंत हो गया। अंत में सभी लोग खुशी खुशी अपने गांव लौटे। जब वे विक्रम, काव्या के पिता के पास पहुंचे तो विक्रम अपनी बेटियों को जीवित देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। उसने बताया कि वो सौतेली माँ माया एक भयानक बीमारी से मर चुकी है। अब सारा परिवार एक साथ सुख और शांति से रहने लगा। क्या दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।